स्वागत है हमारे एक और वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन। आज हम कल विज्ञान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल, वैकल्पिक सवाल लेकर आए हैं, जिसमें हम एक एक चीज़ को समझेंगे, एक एक ऑप्शन को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल दे रखा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माक्षेपी। तो संयोजन जो है वो एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ध्यान में रखना है। संयोजन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन कैसी अभिक्रिया? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपको पता है कि जो श्वसन की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है? C6H12O6 प्लस 6O2। तो क्या रिलीज होगा? 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में क्या निकलेगी? उसमें ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? तो ये जो ऊष्मा है ना, यही ऊष्मा क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो ऊष्मा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। इसलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है अगला सवाल है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संचारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो लोहे को अपने क्या करते हैं? संचारण से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसमें क्या करते हैं? लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ध्यान में रखना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। जिसके अंदर क्या करते हैं? ग्रीस लगाकर, ऑयल का यूज़ करके, पेंट का यूज़ करके हम क्या करते हैं? लोहे को जिंक से लेपित करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए, ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है, ये जो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की? देखो, Fe2O3 यहाँ पर दे रखा है। Fe2O3 फेरस, Fe2O3, साथ में क्या दे रखा है? 2L, फेरस ऑक्साइड, साथ में एल्यूमिनियम रिएक्शन कर रही है, तो Al2O3 2Fe। देखो ध्यान देना, Fe2O3 था, अब इसकी Fe की जगह यहाँ पर किसने ले ली? एल्यूमिनियम ने ले ली, और एल्यूमिनियम ने ले ली, और Fe यहाँ पर हटकर यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ से विस्थापित हो गया। तो यहाँ पर कैसी अभिक्रिया हो रही है? यानी कि संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन या विस्थापन। तो यहाँ पर कैसी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। इसमें विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं? एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अगला सवाल कहता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, सत्य और असत्य, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। ये देखो दे रखा है 2PbO। पीबी क्या है? पीबी को क्या बोलते हैं? हम लेड बोलते हैं। पीबी को क्या बोलते हैं? लेड या सीसा बोलते हैं। ये क्या है? PbO यानी कि लेड ऑक्साइड किसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है? कार्बन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो उत्पाद में क्या बन रहा है? 2Pb, लेड बन रहा है, साथ में CO2 गैस रिलीज हो रही है। इसी समीकरण के आधार पर नीचे 4 कथन दे रखे। गलत कौन सा बताना है? ये कह रहा है सीसा उपचयित हो रहा है। ये कह रहा है कि सीसा जो है वो क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। बिल्कुल नहीं, सीसा उपचयित हो ही नहीं रहा है। उपचयन कब होगा? जब ऑक्सीजन क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तो ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ कार्बन उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि CO2 तो यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर दे रखा है। तो कार्बन में देखो यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया है, तो यहाँ पर यही है, यहाँ पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन बढ़ा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। मैंने बताया अभी, उपचयित होने का मतलब होता है ऑक्सीजन की वृद्धि,
और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। उपचयित होना या ऑक्सीकृत होना दोनों एक ही है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित क्यों हो रहा है? अपचयन मैंने अभी बताया, अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, ध्यान में रखना है। और उपचयन का मतलब, उपचयित का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि। दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये कह रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल। देखो यहाँ पर लेड ऑक्साइड PbO था, अब यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ Pb रह गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो ये सत्य है। तो कथन कौन से दो असत्य है? पहला और दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये भी गलत था, ये भी गलत था, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकेंड। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि चिप्स के पैकेट को विकृत गंधीता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? ध्यान में रखना है। अगर ऑक्सीजन भरोगे ना तो वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, भोजन आपका विषाक्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा, दूषित कर देगा। इसलिए चिप्स को विकृत गंधीता से बचाने के लिए क्या करते हैं? इसमें नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान में रखना है। कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं? N2 गैस, यानी कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान में रखना है आपको। क्लियर? चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वातावरण में चांदी को ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पिछले साल में बताया कि जैसे लोहे पर भूरी परत जम जाती है, लोहे की परत भूरी हो जाती है, चांदी की परत काली हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपचयन, संचारण, विकृत गंधीता या द्विविस्थापन। तो उसको बोलते हैं हम संचारण, कॉरिजम बोलते हैं, ध्यान में रखना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉरिजम बोलते हैं, संचारण यानी कि जंग लग जाना, उसको बोलते हैं संचारण। अगला सवाल है हमारा 2Mg प्लस O2 2MgO। पहले तो मुझे बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बना रहे उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम धातु हो रहा है। पहले तो आप मुझे बताइए, मैग्नीशियम धातु, देखिए मैग्नीशियम के साथ में O2 जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। हमने पिछले साल में पढ़ा अपचयन और उपचयन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के, देखो यहाँ पर 2MgO बन गया। तो ये बोल रहा है मैग्नीशियम धातु हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? मैग्नीशियम धातु यहाँ पर ऑक्सीकृत हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन बढ़ गया। देखो यहाँ पर Mg था, यहाँ साथ में O आ गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई। और मैंने बताया था जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? या तो ऑक्सीकरण या उसको क्या बोलते हैं? उपचयित। तो यहाँ पर उपचयित की जगह क्या नाम दे रखा है? ऑक्सीकृत दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा, ध्यान में रखना है। अपचयित कब होता? जब यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती, लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है, तो अपचयित नहीं होगा, ऑक्सीकृत होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है, कारण नीला धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? देखिए लोहे की कील को कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? CuSO4 CuSO4 होता है। उसके विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन या द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया को हम एक समीकरण से समझते हैं। देखो ये क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? CuSO4, ठीक है। अब ये कह रहा है लोहे की कील कौन सी है? लोहा, तो लोहा क्या होगा? Fe। CuSO4 कॉपर सल्फेट है, CuSO4 क्या है आपका? कॉपर सल्फेट है। और Fe क्या है आपका? आपके यहाँ पर Fe क्या है? आपके लोहा है। अब ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि विलयन का रंग नीला हो जाता है, तो CuSO4 Fe के साथ में रिएक्शन करेगा तो यहाँ उत्पाद में क्या बनेगा? FeSO4 प्लस Cu यहाँ से विस्थापित हो गया, Cu यहाँ से क्या हो गया? विस्थापित हो गया। जब Cu विस्थापित हो जाता है, Cu यहाँ से विस्थापित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? हमने पिछले सवाल में भी पढ़ा कि Cu जब विस्थापित हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अधिक क्रियाशील कौन है? फेरस। कम क्रियाशील कौन है? कॉपर। Fe ने क्या किया? Cu को विस्थापित किया। तो देखिए यहाँ पर Cu की जगह यहाँ पर क्या आ गया? Fe आ गया। Cu विस्थापित होकर यहाँ आ गया, तो कैसी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सा आंसर होगा? विस्थापन अभिक्रिया। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है आपको। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है, दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? सिंपल सा है, Pb, वही वाला Pb लेड, CuCl2 क्या है? कॉपर क्लोराइड।
तो जब पीबी कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है यहाँ पर, लेड क्लोराइड बन रहा है, पीबी लेड क्लोराइड बना रहा है, PbCl2 बना रहा है, Cu बना रहा है। वही सेम अभिक्रिया जो हमने पिछले सवाल में पढ़ी। क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, Cu को इसने विस्थापित कर दिया और Cu की जगह क्या आ गया, Pb आ गया, Cu यहाँ से यहाँ आ गया, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित समीकरण H2 + Cl2 2 HCl। बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैंने अभी पिछले सवाल में बताया, बड़ा लल्लू सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। दो पदार्थ, इसमें दो हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ में Cl2 जुड़ रहा है, 2HCl बन गया। दो पदार्थ जुड़ के एक नया पदार्थ बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। दो जुड़ रहे हैं, नया बन रहे हैं। दो, एक टूटेगा, दो बनेंगे तो वियोजन हो जाएगा, दो जुड़ेंगे एक बनेंगे तो संयोजन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। देखो, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने को क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल, विस्थापन, संयोजन, कोई नहीं, सीधे सीधे ऑप्शन से समझ जाओगे, उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि ध्यान में रखना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को हम हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर करते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, डॉल्टन का नियम, अवोगाद्रो का नियम या न्यूटन का नियम। तो ध्यान में रखना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को न तो सर्जित कर सकते हैं न विनाश कर सकते हैं, द्रव्यमान कैसा रहता है, संरक्षित रहता है। उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किस नियम के आधार पर संतुलित करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधार पर संतुलित करते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन अपचयन, देखो बार बार ये अच्छा सवाल है, एक एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, उपचयन अपचयन का जरूर सवाल पूछा जाएगा। देखिए पहले तो आप समीकरण को समझिए। देखो CuO + H2 क्या बना रहा है, Cu + H2O। पहले तो ये कह रहा है उपचयन किसका हो रहा है, मैंने बताया था पिछले सवाल, उपचयन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, उपचयन यानी ऑक्सीजन की वृद्धि। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दे रखा है H2, उत्पाद में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है H2O। तो देखो ऑक्सीजन किस में बढ़ रहा है, H2 में बढ़ रहा है, तो H2 का तो क्या होगा, उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर था कॉपर ऑक्साइड CuO, अब CuO में देखोगे तो ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन जब उत्पाद में देखोगे तो सिर्फ Cu रह गया, ऑक्सीजन गायब हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो आपको पता चल गया H2 का क्या होगा, उपचयन होगा, CuO का क्या होगा, अपचयन होगा। तो देखो ध्यान से देखो, तो H2 का उपचयन किस में दे रखा है, ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा ऑप्शन, H2 का हो जाएगा उपचयन, CuO का हो जाएगा अपचयन। देखो ये आपको आना पड़ेगा, एग्जाम में एक दो सवाल जरूर पूछा जाएगा, ऑक्सीकरण अपचयन का ध्यान में रखना है। समीकरण देखते आपको पता चलना है कहाँ उपचयन हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी कहाँ हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि कहाँ हो रही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है, तो देखिए समीकरण संतुलित का एक प्रश्न या तो पूछा जाएगा कि समीकरण को संतुलित कीजिए, या ऑप्शन दिए होंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। तो देखो यहाँ पर इस समीकरण संतुलित कब होगा, जब अभिकारक, जैसे कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, दोनों तरफ अणु परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, वो आपको समीकरण देख के पता चल जाएगा। अब देखो पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है Fe + H2O, कितना फेरस है, 1 फेरस है। यहाँ पर कितना है, 3 है। तो गड़बड़ा गया यहाँ पर मामला, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर फेरस कितने, 3 है, चलो ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2 है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 1 है। अब इधर भी फेरस कितना है, 3 है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो गड़बड़ा गया ये वाला भी, ये भी गलत हो गया। चौथे को देखते हैं, यहाँ पर फेरस कितने, 3 है, यहाँ पर H2O में 2 परमाणु, हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, ठीक है। यहाँ पर फेरस 3 है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है, ये भी गड़बड़ा गया। तीसरे को देखते हैं, फेरस कितने, 3 है, इधर फेरस कितने, 3 है, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पर 4 है, ये जो मॉलिक्यूल है ये H2O के गिने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए आपके, 4 हाइड्रोजन के भी होंगे, 4 ऑक्सीजन के भी होंगे। तो अब यहाँ पर देखो फेरस 3, ऑक्सीजन 4, सही है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 और 2। आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन तो 4 है, नहीं, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के परमाणु कितने, 2 है, यहाँ मॉलिक्यूल कितने, 4, तो 4 × 2 कितना होगा, 8। तो यहाँ पर 4 × 2 कितना है, 8। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ऐसे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पदार्थ X
पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी में होता है। एक्स पदार्थ का नाम क्या है? देखो विलयन का उपयोग सफेदी में होता है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है एक्स, हमें पता नहीं है। अब विलयन का उपयोग सफेदी, तो ये किस साथ में रिएक्शन करेगा? जल के साथ में रिएक्शन करेगा, तो उत्पाद में क्या बनेगा? अब देखो सफेदी यानी सफेदी चूना होता है ना, चूना आपको पता है ना। तो यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर एक्स क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। और जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा उत्पाद में? CaOH2, तो क्या बनेगा? आपके क्या बनेगा यहाँ पर? CaOH, यहाँ पर क्या बनेगा? CaOH2 बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रासायनिक समीकरण संतुलित? देखो फिर से आ गया, फिर से वही देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं इसको। देखिए आपके AgNO3, Ag कितना है? 1, इधर कितना है? Ag 1, N कितना है? 1, इधर N, O कितना है? 3, ठीक है। अब यहाँ पर NaCl, तो समीकरण पहला ही संतुलित आ रहा फिर, क्योंकि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ अणु परमाणु की संख्या बराबर दिख रही। चलो आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर N2 कितना है? 2 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। पर यहाँ पर तो N2 2 लेकिन हाइड्रोजन 3 है, गड़बड़ा गया। BaCl2, अब BaCl2 यहाँ पर Ba 1 है, Cl2 2 है, लेकिन यहाँ पर Cl 1 ही है, गड़बड़ा गया। 2HCl, अब 2HCl की बात करो तो यहाँ पर 2HCl, यहाँ पर बात करें तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, पर यहाँ पर हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, ये भी गड़बड़ा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं? सीधा बहुत सिंपल सा सवाल है। एंटीसीड का उपयोग करते हैं, ध्यान में रखना है। किसका उपयोग करते हैं? एंटीसीड का उपयोग करते हैं। और एंटीसीड के रूप में किसका उपयोग करते हैं? MgOH2। MgOH2 क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ध्यान में रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल कर दे रहा हूँ मैं इसको। अगला सवाल, सार का जलीय विलयन। सार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है, नीले को लाल करता है, लिटमस को रंगीन करता है, कोई प्रभाव नहीं। सीधे आंसर हो जाएगा, लाल को नीला करता है सार और नीले को लाल करता है अम्ल। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में युग्म में कौन सा सत्य है? देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो सवाल जरूर पूछा जाएगा, किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस पदार्थ में कौन सा अम्ल, कौन से खाद्य पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, लाल चिट्टी में लैक्टिक अम्ल। ये देखो पूछ रहा है असत्य, तो भाई तीनों ये तो सही है, लेकिन लाल चिट्टी में लैक्टिक अम्ल तो होता ही नहीं है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में होता है, खट्टे दूध में होता है। लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल होता है? ध्यान में रखना, फॉर्मिक अम्ल। लाल चिट्टी पूछ रहा है, और लाल चिट्टी में चींटी के डंग में पूछे मैथेनिक अम्ल, लाल चिट्टी में कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से काम करता है? तो हमारा शरीर जो होता है पीएच मान में, देखो 2 से 3, 5 से 7, 7 से 7.8, 9 से 9.5। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। तो 7.4 की परास किसके बीच में आ रही है? 7 और 7.8 के बीच में आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 7.8। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बढ़ते हुए रक्त को रोकने की उपयोगी यौगिक कौन सा है? बहते हुए रक्त को रोकने की उपयोगी यौगिक कौन सा है? खाने का सोडा, नौसादर, धावन सोडा या फिटकरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? फिटकरी। फिटकरी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। देखो ये इतना बड़ा फॉर्मूला है यहाँ पर, इतना बड़ा फॉर्मूला है आपके, किसका है? आपके बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी कौन सा यौगिक है? तो बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है आपका? फिटकरी। कौन सा होगा? फिटकरी। फॉर्मूला क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 3 24H2O, ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल यानी किस में पाया जाता है? संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो आंसर क्या हो जाएगा? टमाटर। टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अगला सवाल, उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है?
तो उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है, ध्यान में रखना। जैसे पानी होता है, शुद्ध पानी होता है, अशुद्ध जल होता है, तो जैसे शुद्ध पानी होता है तो उसमें पीएच कितना होता है आपके 7 होता है, ध्यान में रखना है। अम्ल वर्षा का पीएच 5.6 से थोड़ा सा कम होता है, वो ध्यान में रखना। अम्ल वर्षा का पीएच पूछे तो 5.6 से कम। अगला सवाल, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर CaOCl2 यानी कि विरंजक चूर्ण नहीं होता, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, CaCO3 संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, CaSO4 2.2H2 यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं हमारी हड्डियों को जोड़ने में, डेकोरेशन में, मूर्तियों में, निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। अगला चूर्ण प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है? तभी मैंने बताया विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। फॉर्मूला जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaOH2 क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और CaOCl2 क्या है? आपका विरंजक चूर्ण। इसको क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण कहा जाता है। चलते हैं अगला सवाल। अग्निशामक यंत्र में लवण, कौन से लवण का उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में? तो NaHCO3 यानी कि NaHCO3 NaHCO3 यानी कि आपके खाने का सोडा जो होता है वो उसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच होगा। कोई विलयन नीले को लाल करता है, तो नीले को लाल कौन करता है? अम्ल। और अम्ल के विलयन की पीएच कितनी होती है? 0 से 7 के बीच में होती है। तो बता दो इसमें 0 से 7 के बीच में 7 होगा नहीं, क्योंकि 7 उदासीन होगा, 11 सार होगा, 8 का भी सार होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2। आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमारा उदर यानी कि पेट कौन सा अम्ल उत्सर्जित करता है? तो हमारा जो उदर होता है वो कौन सा अम्ल उत्सर्जित करता है? आपका HCl। पता ही है आपको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित करता है, ध्यान में रखना। आंसर क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। अगला सवाल, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में हमारे सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान में रखना है, सिट्रिक अम्ल। अगला सवाल, कोई विलयन अंडे को पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो वो विलयन कौन सा होगा? वो विलयन होगा NaCl, HCl, LiCl या KCl। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? HCl। HCl क्या हो जाएगा? मैंने भी बताया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, साबुन कार्य करता है, साबुन किस में कार्य करता है? तो देखो आपको पता है साबुन जो होता है कठोर जल में झाग नहीं देता नॉर्मली, तो ये तो होगा ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? मृदु जल। मृदु जल में क्या करता है? साबुन कार्य करता है, ध्यान में रखना है। ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट कैसा होता है? तो जो ग्रेफाइट जो होता है वो होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का चालक, दोनों सुचालक कुचालक। देखो ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये एक उत्पाद है। एक्सेप्शन से उत्पाद है, सॉरी अपवाद है, क्योंकि ये विद्युत का चालक होता है, ध्यान में रखना है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इनमें से कौन सा धातु होते हुए भी चमकीला है? कौन सा धातु होते हुए भी चमकीला है? तो आयोडीन, ध्यान में रखना। आयोडीन क्या है? एक प्रकार का अधातु, लेकिन अधातु है फिर भी क्या है? ये चमकीला होता है, ध्यान में रखना है। अगला सवाल, कुछ धातुओं को पीट कर चादर बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। बड़ा सिंपल सा सवाल है, आघात वर्धनीयता बोलते हैं, ध्यान में रखना है। अम्लराज पता ही है आपको, एक्वारिजिया जिसको बोलते हैं, अम्लराज बनाने में क्या करते हैं? HCl और अनुपात। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगला सवाल है, सबसे कठोर सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? आपका हीरा होता है। प्राकृतिक है, ध्यान रखना, ये ऐसा है, प्राकृतिक है, सबसे कठोर है, ध्यान में रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जा सकता है, किसको काट सकते हैं चाकू से? एक तो होता है सोडियम, एक होता है पोटेशियम, एक होता है लिथियम। तो देखो यहाँ सोडियम पोटेशियम तो है नहीं, कैल्शियम को, कॉपर को, आयरन को काट नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम यानी कि Li। अगला सवाल, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, जिसको बोलते हैं सोनोरस, ध्यान में रखना। चालक, तन्यता, आगोनी तो होगी नहीं, सोनोरस होगा, यानी कि ध्वनिकता। कौन सा गुण? ध्वनिकता का गुण, जिसको क्या बोलते हैं? सोनोरस। तो ध्यान में रखना, आंसर क्या होगा? सोनोरस होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सी धातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक है? तो देखो कुचालक, देखो ये धातु है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम में पूछा गया पहले बोर्ड में कि धातु कौन सा है जो कुचालक होता है विद्युत और ऊष्मा का? तो ध्यान रखना, लोहा नहीं होगा, चांदी नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, लेड होगा। लेड धातु है, लेकिन कैसा है? कुचालक होता है लेड, जिसको हम पीबी बोलते हैं, ध्यान में रखना। अगला सवाल है, कौन सी है धातु कमरे के तापमान? अगर धातु पूछे
कि धातु कमरे के ताप पर द्रव, तब तो क्या याद रखना, पारा। पारा को और क्या बोलते हैं, मरकरी। और अगर अधातु पूछे तो याद रखना ब्रोमीन। क्या याद रखना है, ब्रोमीन याद रखना है, ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, कॉपर के अयस्क कौन से हैं? कॉपर का अयस्क कौन सा होता है, क्यूप्राइट, बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। सिनेबार किसका होता है, पारे का होता है। कैलामाइन होगा नहीं, क्यूप्राइट होगा। क्यूप्राइट किसका होगा, कॉपर का होगा, ध्यान रखना। बॉक्साइट देखो आ गया। बॉक्साइट किसका अयस्क है, मैंने पिछले साल बताया, बॉक्साइट है आपके एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो भाई ये थे आपके आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जिसमें मैंने ऑप्शन वाइज सवाल थे, जिसमें मैंने सारे ऑप्शन भी बताए। हर एक सवाल को अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया है। उम्मीद है कि इसमें से सवाल कुछ जरूर बनेंगे, ऑप्शनल भी बनेंगे, लेंथी भी बनेंगे, लाइनिंग भी सवाल बनेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए कल के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।